नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस पुस्तक के अंतिम चरण में दिया हुआ है नई रचना समस्याएं। तो आज इस शीर्षक से हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। आधुनिक आलोचना। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या लिख रहे हैं कि आधुनिक आलोचना और कविता के समानांतर विकास क्रम का विवेचन करते हुए हमने परिलक्षित किया था कि कैसे खड़ी बोली काव्य भाषा हरिओद से सीधे सीधे इतिवृत्त कथन से आगे सुमित्रानंदन पंत के अप्रस्तुत विधान में बदलती हुई शमशीर की संश्लिष्ट काव्य अनुभूति तक पहुंचती है। पर नई कविता के बाद काव्य भाषा दो विरोधी मोड़ों पर घूमती नजर आती है। एक और है कविता को बयान की शक्ल में पेश किया गया है, जिसका उल्लेख धूमिल के संदर्भ में अभी किया गया। जाहिर है कि कविता के इस रूप में वक्तृत्व को यानी बात को फैलाकर और चुटीले ढंग से कहने को अनुभूति संघनन के ऊपर महत्व मिला है। चौथा सप्तक की भूमिका में अज्ञ को भी शिकायत है कि वहां संकलित कविता बोलती अधिक और कहती कम है। बोलना अधिक और कहना कम। जैसे लड़ाई होती है ना, लड़ाई तो बोले ही बोला जाता, कहा कम जाता है ना, कहा सुनी हो गई, कहा सुनी ना, बात का बतंगड़, मतलब उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता। बहुत कुछ कहा जाता है ना, चीखम चिल्ली होती है पर सेंस नहीं निकलता। बस वैसा ही समकालीन कविता की एक दूसरी मुद्रा है व्यंग की। यह व्यंग या कि आयरनी का रूप नई कविता में था, इस उपकरण के रूप में, पर बाद में चलकर उसे पूरे विधान के केंद्र में रख दिया गया। यह कुछ वैसा ही हुआ जैसे आप हर समय बिराते हुए चलें। अब ये बिल्कुल उघाड़ना, बिराना समझते हैं आप? बिराते हुए चलना कोई नहीं समझ पाएगा। इन दोनों विधानों में यथार्थ की पकड़ अतिरंजित होकर छूट जाती है। बिराते हुए चलते ना, मुंह बनाकर चलना, चिढ़ाते हुए चलो कि आप 24 घंटे उसी टोन में रहो। बस वही। एक स्थिति में वह यथार्थ का अति सरलीकरण करती है तो दूसरी ओर उसे विद्रूप करती है। रोचक विडंबना यह है कि दोनों प्रक्रियाएं यथार्थ पर बल देने के आग्रह में विकसित हुई हैं। यथार्थ के बहुआयामी और बहुस्तरीय रूप को समझने के बजाय कविता के ये दोनों मोड़ किसी न किसी आग्रह के साथ उसके एक पक्षीय रूप को ही अपना गंतव्य मानते हैं। समकालीन जीवन में राजनीति के बेअनुपात महत्वशाली होते जाने की ये परिणतियां हैं। राजनीति से एकांत लगाव बयानबाजी को फैलाता है और उसे अरुचि व्यंग की मुद्रा में फूटती है। काव्य भाषा के स्तर पर समकालीन कविता की ये कुछ समस्याएं हैं, तो कथा भाषा के स्तर पर उपन्यास की भी समस्याएं हैं। समीक्षक इतिहासकार उनकी ओर संकेत कर सकता है, उनके हल करने का उपाय तो रचनाकार ही निकालेगा। कविता या नाटक में भाषा को तोड़ना अपेक्षा सुगम है क्योंकि उनका भाषा प्रयोग सांकेतिक अधिक है, पर उपन्यास में चाहे जितना संक्षिप्त हो वर्णन चाहिए, और यह वर्णन आधुनिक कविता के अमूर्त तथा विरूप होते विधान द्वारा संभव नहीं, क्योंकि ये प्रक्रियाएं व्यंजना की हैं, वर्णन की नहीं। तब समस्या यह है कि उपन्यास में भाषिक प्रयोग के इन दो स्तरों को मिलाया कैसे जाए। हिंदी में शुद्ध व्याकरणिक स्तर पर भी गद्य के विन्यास को कुछ नवीकृत नहीं किया गया। हिंदी कथा साहित्य का आद्य वाक्य विन्यास है, एक राजा था। यदि ध्यान से देखा जाए तो उस मूल वाक्य रचना में कई और विकल्प बनते। राजा था एक था राजा, था एक राजा। पर हिंदी कथाकार एक राजा था कि विन्यास के आगे बहुत कम बढ़ पाता है, क्योंकि उसे कहानी कहने की जल्दी है और एक राजा तक के आगे तुरंत बताना है और एक रानी थी। हिंदी गद्य का स्वाभाविक विन्यास कर्ता कर्म क्रिया उसके मन में इतनी मजबूती से बैठ गया कि यहाँ वह क्या और प्रयोग कर सकता है, यह बात उसके सोचने में ही नहीं आती। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वाक्य विन्यास की भंगिमा बदलते ही राजा होना या उसके होने का ढंग बदल जाता है। इस प्राथमिक विन्यास को कविता और नाटक के विकसित अमूर्त विन्यास के समानांतर लाना आसान नहीं। वर्णन का उपयोग करते कालक्रम को फेंटने का उपक्रम इधर कई उपन्यासकारों ने किया है। कौन कौन से हैं? कृष्ण बलदेव वैद्य, विपिन कुमार अग्रवाल, गंगा प्रसाद विमल, विनोद कुमार शुक्ल, नाम से तो आप परिचित होंगे ना, एक दीवार में खिड़की रहती थी,
ज्योत्सना मिलन, प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग और अलका सरागी के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं, जहां वे कथा साहित्य को नए रूप में सृजना चाहते हैं। गिरिराज किशोर ने यथा प्रस्तावित में भाषा संबंधी मौलिक प्रयोग तो नहीं किए, पर वर्णन को हल्का करके अनुभव को सघन बनाने का प्रयास किया है। गिरिराज किशोर जी का कौन सा है? यथा प्रस्तावित, पूछा हुआ है, ठीक है। वर्णन की परंपरित स्थूल भाषा और नई कविता की अमूर्त और विरूपीकृत भाषा को एक रचना विधान में कैसे संगठित किया जाए जिससे दोनों के बीच न जोड़ दिखाई दे और न दरार ही, यह आधुनिक उपन्यास की मूल समस्या है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यास सॉल वैल्यू ने कथा भाषा की इस आंतरिक वैषम्य को शमित करने का एक उपाय निकाला है। अपनी कृति हर्ज़ोग में उन्होंने कथा प्रभा को दो स्तरों पर एक साथ अंकित किया। एक स्तर पर कथा स्थूल प्रसंगों में घटित होती रहती है और दूसरे स्तर पर इन प्रसंगों को लेकर चरित्रों की मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया चलती है। इन दो स्तरों का अलगाव उपन्यासकार ने मुद्रण शैली के माध्यम से उभारा है। एक कथा स्तर का वर्णन एक प्रकार की टाइप व्यवस्था में है और दूसरे स्तर पर मानसिक जगत के द्वंद्वों का अंकन एक भिन्न प्रकार की टाइप व्यवस्था में चलता है। स्पष्ट यह ढंग रचना प्रक्रिया का अंग न होकर एक कृत्रिम मुद्रण प्रणाली पर आधारित है, पर इतना तो मानना होगा कि रचनाकार ने आधुनिक कथा भाषा की समस्या को समझा है और अपने ढंग से उसका समाधान देने का यत्न भी किया है। ऐसा समाधान जो प्राचीन संस्कृत नाटककारों की उस प्रविधि का स्मरण दिलाता है जिससे वे नाटकीय कार्य तथा कथन को स्वगत और प्रकट में बांटकर यथार्थ का द्विस्तरीय चित्रण करते चलते थे। अज्ञे ने काल चिंतन संबंधी अपनी कृति संवत्सर में इस रचना समस्या के कई पहलुओं को उभारा है। तो इनकी संवत्सर है, अज्ञे की कृति है, ये भी चर्चित रही थी, है ना। संप्रेषण का काल, भाषा का क्रम शीर्षक अध्याय में विवेचन को समेटते हुए वे लिखते हैं, वास्तव में उपन्यास की समूचे साहित्य की समस्या केवल यथार्थ को प्रस्तुत करने की समस्या नहीं है, बल्कि यथार्थ को रचने की समस्या है। यथार्थ को रचने की और फिर उस रचे हुए यथार्थ के संप्रेषण की। यथार्थ को रचने में यह भाषा के केंद्रीय योगदान का प्रश्न हमारे सामने आता है। ये सब नई रचना की समस्या है ना। नाटक की भाषा से अपेक्षा कई तरह की और उस अनुपात में नाटककार के लिए यह समस्या, अब यहाँ पर उपन्यास की कविता की बात हो गई, अब नाटक को देख लीजिए। उस अनुपात में नाटककार के लिए समस्या भी अधिक रही है कि वह किस प्रकार अपनी भाषा को क्रिया के साथ जोड़े। हिंदी में नाटक और रंगमंच के अभाव की चर्चा बार बार होती है, पर यहाँ बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा में रिश्ता कम रहा और इस कारण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या अनामिका या प्रयाग रंगमंच के माध्यम से हिंदी रंगमंच में नई जागृति आई है। तो अन्य कारणों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि अब लेखकों और रंगकर्मियों के संदर्भ में बोलने की भाषा और नाट्य भाषा में अंतर कम से कम की स्थिति में आ गया है। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में इस समय ऐसी अनेक प्रतिभाएं आ रही हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी न होकर कश्मीरी, गुजराती, कन्नड़ या मराठी है। ऐसे रंगकर्मी साधारण बोलचाल में परिनिष्ठित हिंदी का व्यवहार करते हैं और इसी भाषा रूप का प्रयोग रंगमंच पर करते हैं। उनके उच्चारण और सुर में स्वभावतः उनकी अपनी मातृभाषाओं का संस्कार है, जो उनके द्वारा प्रयुक्त हिंदी ध्वनि समूह को एक प्रीतिकर विस्तार देता है। शब्द समूह और वाक्य विन्यास के साथ इस ध्वनि समूह का विकास हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में एक स्पृहणीय उपलब्धि है। जैसे हिंदी फिल्मों के अभिनेता पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी और अब तो दक्षिण भाषाई क्षेत्रों के भी हैं, पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार, शांताराम। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय तथा सरल संगीत की भी जहाँ सुरों की विशेष महिमा है, वैसी ही स्थिति है ओंकारनाथ ठाकुर, पटवर्धन, बड़ी गुलाम अली, भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, जूथी खारे, सुब्बू लक्ष्मी। उसी प्रकार हिंदी नाटक और रंगमंच का व्यापक विकास विविध भाषा क्षेत्रों की प्रतिभा के सामूहिक योगदान से अधिक शक्ति संपन्न होगा। वस्तुतः इन कला माध्यमों से हिंदी सार्वदेशिक भाषा ऐसे रूप में बन सकेगी जिसमें कि भारत की समन्वित संस्कृति की उत्तरोत्तर सहज अभिव्यक्ति हो सके। समकालीन साहित्य में रचना प्रक्रिया की इन विविध समस्याओं के अतिरिक्त लेखन के लिए व्यवहारिक स्तर पर कुछ विचलक तत्व भी हैं। इसमें दो हैं, एक तो संचार साधन, दूसरे पुरस्कार सुविधाएं। इनमें से स्पष्ट ही हटने वाला कोई नहीं। पुरस्कार तो आधुनिक युग की अप्सराएं हैं, ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने वाली। पुरस्कार को आधुनिक युग की अप्सरा किसने माना है?
ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। पर ऋषि मुनि कभी यह शिकायत नहीं करते कि उनकी तपस्या जब कठोर होती है तो अप्सराएं उनका ध्यान भंग करने के लिए चारों ओर नृत्य क्यों करती हैं। अप्सराएं तो नृत्य करेंगी ही, परीक्षण ऋषि मुनियों के संयम का है कि वे उसकी ओर दृष्टिपात करें या ना करें। ऐसी ही स्थिति प्रोत्साहन सुविधाओं की भी है, जो कभी राज्य की ओर से प्रवर्तित हैं और कभी व्यक्तियों की न्यासों की ओर से। लेखक ये नहीं कह सकता ये ना हो, पर उसका सामना करने की क्षमता उसे विकसित करनी होगी, मिलने की स्थिति में भी और न मिलने की स्थिति में भी। संचार साधन दूसरी भाषा है, उनके माध्यम से फैलना उतना बुरा नहीं जितना उनके माध्यम से प्रचारित होना। लेखक के एकांत में विघ्न डालने वाला यह दूसरा तत्व है, जो कि राज्य या कि गैर राज्य क्षेत्रों से प्रवर्तित हो सकता है। संचार साधन न केवल एकांत को भंग करता है, बल्कि सूचनाओं की ऐसी ढेरी भी लगाता है जिनके बीच में अनुभूति का क्षरण स्वाभाविक है। भारतीय संस्कृति अभी तक अनेक आक्रामक संस्कृतियों को झेलती और समरस करती आई है। इस यांत्रिक सभ्यता संस्कृति नहीं से वह कैसे निपटेगी, ये देखने की बात है। संस्कृति की चुनौती उसने आंतरिक स्तर पर स्वीकार की, सभ्यता के संघात को भी वह उसी स्तर पर झेले। यह कठिन है और उसी टक्कर में प्रति सभ्यता वह विकसित कर सके, यह भी आसान नहीं। ऐसी स्थिति में 20वीं शती का यह द्वंद्व उसके भावी विकास में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। भाषा, धर्म, संस्कृति, इन्हीं सभी संदर्भों में हिंदी क्षेत्र रामचंद्र शुक्ल की शब्दावली में विरुद्धों का सामंजस्य करता आया है। शुक्ल अपने विवेचन में समन्वय साधना की बात कहते हैं और विरुद्धों के सामंजस्य की भी। लोक मंगल की सिद्धावस्था या साधनावस्था की तरह ही यहाँ भी उच्चतर भूमि विरुद्धों के सामंजस्य की है। एक में बीच की मनह स्थिति है, दूसरी में उत्साहपूर्ण कर्म की। इस नए द्वंद्व ने हिंदी मानस किस प्रक्रिया को अपनाई, यह विचारणीय है। बचने की मनः स्थिति है, ठीक है। संस्कृतियों के संघर्ष में जिसका नवीनतम उदाहरण 19 शती का पुनर्जागरण है, उसने विरुद्धों का सामंजस्य किया। वहां संघर्ष चैतन्य शक्ति से अब इस नई टकराहट में पश्चिम की यांत्रिक सभ्यता सामने है, जो अपनी प्रकृति में जड़ है। शायद वहां बचाव की मुद्रा में समन्वय साधना की शैली अधिक फलप्रद होगी। ठीक है, इसको समाप्ति करते हैं। विरुद्धों के सामंजस्य की शैली यहाँ लंबे समय से चलती आ रही है। इसका एक कार्य यह है कि उसका प्रशिक्षण भारतीय परिवार व्यवस्था में अपने आप से होता आया है। केंद्रों में संघर्ष का यह पहला मुख्य मोर्चा है। यह आकस्मिक नहीं कि देव सृष्टि की तुलना में मानवीय सृष्टि को कामायनी में प्रसाद इसलिए स्पृहणीय दिखाते हैं कि मनुष्य अपनी संस्कृति व प्रकृति से सृजनात्मक है। स्थूल स्तर पर मनुष्य की सृष्टि उसकी संतान है और सूक्ष्म स्तर पर उसकी रचना। मृत्यु की चुनौती से जूझने के लिए मनुष्य ने इन दोनों प्रकार की क्षमताओं का आविष्कार किया। अजर अमर देव संस्कृति में न तो इस क्षमता की आवश्यकता थी और न उसे विकसित करने की उसमें पात्रता ही। श्रद्धा को कवि इसीलिए वरेण्य मानता है क्योंकि वह सृष्टि की पहली माँ है। दर्शन सर्ग में मनु श्रद्धा की पहचान इस रूप में करता है। मनु ने देखा कितना विचित्र वह मातृ मूर्ति थी विश्वामित्र, और माँ होकर श्रद्धा गृहस्थ जीवन के विविध संघर्षों को पहली बार झेलती है जो देव सृष्टि में अकल्प्य थे। इसी छंद में कवि श्रद्धा के लिए कहता है, वह लोक अग्नि में गल कर थी ढली स्वर्ण प्रतिमा बनकर। गृहस्थी और परिवार का जीवन लोक अग्नि की पहली आंच है जिसमें तप कल कर श्रद्धा स्वर्ण प्रतिभा जैसी निखरती है। तब यह अचरज नहीं कि हिंदी के 3 बड़े रचनाकार तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद परिवार की मर्यादा मर्जाद का चित्रण करके ही जनप्रिय हुए। मर्जाद होरी का है ना, होरी और धनिया बात करते हैं ना, मर्जाद तो रखनी पड़ती है समाज की। इस प्रसंग में हिंदी भाषा की प्रकृति भी हिंदी संवेदना के एकदम अनुकूल साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ताऊ, काका, चाचा, मामा, फूफा, मौसा हिंदी के परिवारवाची संबंधों की श्रृंखला को व्यक्त करने वाले विविध शब्द हैं जिनके लिए अंग्रेजी में एकमात्र पर्याय है अंकल। हमारी भाषा और संस्कृति ने जीवन के एक एक संबंध को अलग अलग संजो कर रखा और यहीं से हमने विरुद्धों का सामंजस्य की सीख ली, जिसकी एक दिशा रामायण की ओर जाती है और दूसरी महाभारत की ओर। प्रस्तुत अध्ययन के एकदम आरंभ में इन दोनों विकल्पों की ओर संकेत किया गया है। हिंदी भाषा और संवेदना का रूप इस आंच पर तप गल कर बना है जिसकी 1000 वर्ष के साहित्य की स्वर्ण प्रतिमा ढली है। नए सहस्त्राब्द में विचार संचार काल का विवेचन आगे दृष्टव्य। और इसी के साथ आपकी यह पुस्तक समाप्त हो जाती है। आगे तिथि क्रम इन्होंने दिया है अपनी पुस्तक में, और अब ये हैं, वैसे तो ये रचनाएं पूछी जाती रहती हैं, और तो इस तरीके से अगर आप देख, इनको भी मैं करवा ही दूंगी क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इनको भी मैं आपको करवा दूंगी। वैसे नोट्स की फॉर्म में है, अच्छे हैं।
देखिए कुछ और इनका हो पाता है तो वो भी करवा देंगे, प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं ना। ठीक है, तो मिलती हूँ, हो सकता है एक वीडियो लाऊं, अन्यथा ये पुस्तक आज आपकी समाप्त हो गई। धैर्यपूर्वक इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपका बारंबार धन्यवाद, और मैं आशा करती हूँ कि इस पुस्तक को पढ़कर हिंदी साहित्य का आपका जो ज्ञान है वो बहुत ही पहले से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। और क्या कहूँ मैं, है ना, बाकी तो आप सब लोग कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।